भारत में जैसे ही लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तब से ही भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेके चली कि इस बार 400 पार। देखने को मिला कि जिस तरीके से ये नारा लिया गया उसी तरीके से विपक्ष ने इस नारे को हाथों हाथ लिया और विपक्ष यह इल्ज़ाम लगाने लग गया कि अगर 400 पार आती है तो तानाशाही देश में बढ़ जाएगी और संविधान के खिलाफ बीजेपी आ जाएगी। यह नारा इस तरीके से गूंजा कि जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की जगह 240 सीटों पर सिमट गई। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के जनता के बीच पहुंचेंगे। क्या बीजेपी को यह एक बहुत बड़ा झटका है? क्या बीजेपी को उसका 400 पार का नारा लेकर डूबा है? हम पूर्वी दिल्ली की अलग अलग जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कुछ बीजेपी को झटका लगा है या नहीं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 400 पार का नारा दिया गया, उसके बाद 240 पर सिमटना, लगातार 2 बार बहुमत के बाद अब बहुमत से चूकना कितना बड़ा झटका है बीजेपी को? देखिए, ये जो चुनाव था ये आम जनता और मोदी के अहंकार का था। तो आम जनता ने दिखा दिया कि जनता जनता ही होती है। बहुत परेशानी थी, बेरोज़गारी, और जो अयोध्या में जो इन्होंने किया, धरातल पे जो हुआ, लोगों के घर उजाड़ दिए, काम धंधे उजाड़ दिए। सिर्फ मीडिया कुछ और दिखा रहा, तो उसका कहीं ना कहीं तो परिणाम निकलना ही था ना। भाई ये कहते हैं कि भगवान राम को हम लाए हैं, तो ईश्वर तो है ही ना जी, तो वो तो अपना रूप दिखाएगा ही ना। वो जनता ने इनको तमाचा मार दिया। 400 पार का नारा लेके डूबा है या जो लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही थी उसके खिलाफ लोगों में चेंज लाने का मन बनाया हुआ था? ये 400 पार का जो नारा था ये साफ इनका घमंड और इनका जो अभिमान जो सिर पे चढ़ के बोल रहा था अभियान, तो भगवान जो राम के नाम की इन्होंने माला जपते हुए राम का नाम का यूज़ किया ना, भगवान राम का। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात पार ब्रह्म है। उन्होंने दिखा दिया कि तुम हमें नहीं लाए बल्कि तुम हमारे नाम से आ रहे हो। उन्होंने खुद अयोध्या में ये चीज़ करके इनको दिखा दी। और ये जो इनका नारा था 400 पार का, ये सिर्फ घमंड को इनका दर्शाता था और भगवान ने मोदी जी का घमंड चूर किया। आज मोदी जी ने खुद अपनी कैबिनेट की, अभी मैं मीडिया में देख रहा था कि कैबिनेट की जो स्टेम में शपथ लेने जा रहे हैं इनके, जो कुछ टाइम की साल या 6 महीने की सरकार है ये, उसको जो सबको बोल रहे हैं कि हमने किसी भी मंत्री ने बड़बोलापन नहीं दिखाना, किसी ने ज़्यादा नहीं बोलना। अगर यही वर्ड ये 10 साल पहले बोल देते और खुद बड़बोले ना होते और खुद ये वर्ड ऐसे ना बोलते, शहजादे सोने के चमचे में पैदा हुए हैं। अरे भाई, वो सोने के चमचे में जो पैदा हुआ था वही देखो, कितनी भारत जोड़ो यात्रा से उसने कितने गाँव और कितने वो कर दिया। उसको क्या जरूरत है किसी चीज़ की? ये तो झटका लगना ही चाहिए था कि इनका घमंड बहुत ज़्यादा आ गया था। और इन्होंने अपने सब वर्करों को एक ही बात कही थी, सबको कहना 400 पार 400 पार 400 पार। मीडिया में इन्होंने गलत रिजल्ट बताया कि 400 सीटें आ रही हैं, 350 सीटें आ रही हैं, पर इनको भी पता सीटें नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। हमेशा काम क्या किया इन्होंने? मुसलमान हिंदू, मुसलमान राम जी, इन्होंने कभी काम की व्यापार की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम से वोट लड़ी हैं, ना कभी इन्होंने व्यापार की, ना नौकरी की, कभी किसी की बात नहीं की। एटलीस्ट ये सिर्फ मुद्दा मुसलमान हिंदू कहते हैं या मंदिर के नाम से बात की है। विपक्ष तो देखो जी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। पहले विपक्ष के पास कुछ भी सीटें नहीं थी, अब विपक्ष के पास कम से कम 100 के करीब तो सीटें आई हैं खाली कांग्रेस के पास, और पूरा मिला दिया जाए तो इसके 240 के करीब हैं। और जो मोदी है, इन्होंने जो ये 400 प्लस फैलाया था, हाँ जी हमारे इतने आएंगे, ये गोदी मीडिया ने एक जनता का दिमाग बर्डन करा था, अभी डाइवर्ट करा था ताकि उनका ध्यान उधर लग जाए 400 प्लस पे, जबकि इनको मालूम था कि हमारे इस बार 200 भी नहीं आने, 200 भी आने बहुत मुश्किल है। देखो, जो प्रधानमंत्री समाज को बांटने का काम करता हो, धर्म और जात पे बात करता हो, युवाओं को बेरोजगार कर रहा हो, घरों में डिग्री ले लेके बच्चे बैठे हुए हैं, कोई उनको नौकरियां नहीं है, आरक्षण ख़त्म करने की बात करता हो, संविधान ख़त्म करने की बात करता हो, तो उसको कौन वो करता है? आज की डेट में हर बंदा परेशान है इन लोगों से, और जो इनके साथ हुआ है वो होना था। इनमें अहंकार बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ था, और आज इनका जो असली औकात वो दिखा दी है पब्लिक ने, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनकी हालत ख़राब होने वाली। 1 साल से ज़्यादा सरकार चलनी नहीं है। अब कितने दिन तक वो जिंदा रहेगी बीजेपी, ये देखना बाकी है। अगले इलेक्शन में 2025 में हम ये भी देख लेंगे कि कहाँ तक बीजेपी टिक पाएगी हमारे सामने। जो 400 पार का दावा कर रहे थे वो भी देख लिया, इनके जो बाकी जो जुमले थे उनको भी देख लिया, मोदी सरकार को भी देख लिया, मोदियों के सारे जितने भी अंधभक्त थे उनको भी देख लिया, जितने भी अयोध्या के अंदर ये मंदिर तोड़े गए,
लोगों को बेरोजगार किया गया, मकान तोड़ा गया, सब देख लिया। बीजेपी जो है वो अंधभक्तों की सरकार है और मोदी की छवि पहले से ही ख़राब है। इन लोगों ने जानबूझ के मोदी 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 करके किया है और अब जो है सरकार आगे 2 महीने के बाद जो है घुटने टेक देगी। सब चीज़ जो है वो राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी के साथ ही रहेगी। अब भी बहुत गड़बड़ी की है इन लोगों ने। दिल्ली में भी किसी की सीट का ये नहीं कहा कि कौन कहाँ से कितनी सीटों से जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है। ये भी गोदी मीडिया का वो है कि सातों की सातों सीटें जो है बीजेपी को दे दी। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी जी आ, ये पॉलिसी मेकर नहीं है, डिसीजन मेकर तो है, पॉलिसी मेकर नहीं है। पॉलिसी मेकर होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन तो कोई भी भाई साहब ने पॉलिसी बनाई लगा लागू कर दो, उसका क्या हशर होगा ये नहीं है। एजुकेशन के ऊपर आप देखो, एजुकेशन के हम जो खुद झेल रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरे जो बच्चे झेल रहे हैं एजुकेशन के, नीट का इतना बुरा हाल है। कल रिजल्ट देखा आपने, एक ही सेंटर के 10 बच्चे टॉप 10, एक ही सेंटर के 10 बच्चे टॉप 10। तो ये भी एक धांधली है। नीट किसके अंतर्गत चल रही है? देश के जो गृह मंत्री है। लोग समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। हर बंदे को पे ईडी लगा, ये लगा। ईडी क्यों लग रही है? उसे पता है ये बात ही नहीं मानेगा हमारी, इसी हमारे ईडी लगा के सबको बीजेपी पार्टी में खींच रहे हैं। और ईडी लग भी इन पर रही है जो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, है ना। और हर बंदे को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि अपनी पार्टी में ला रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो ईडी। तो इसी हमारे लोग जो है ना ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। बीजेपी का भांडा फूट चुका है। जो झूठ ये मीडिया के थ्रू ये चला रहे हैं, दिखा रहे हैं पब्लिक को, सारी जनता जान चुकी है। आप क्योंकि ये खुद कहते हैं कि ईवीएम हमारी है, आप मत दो वोट, ईवीएम हमारी है। तो यही बात है जी, ईवीएम इनकी है, सरकार इनकी है, जज इनकी है। तो इसी हमारे ये पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, बहुमत से सरकार आना चाहे कोई भी पार्टी हो, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है कि बहुमत के बाद पार्टी कितना समय चला सकती है सरकार को। तो हम तो यही कहेंगे, बहुमत आ जाता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ये मिलजुल कर गठबंधन की सरकार चला भी रहे हैं तो उसमें ये जरूर देखें कि कहीं 6 महीने या साल के बाद सरकार गिरने की नौबत ना आए जिसका कि बोझ जनता के ऊपर पड़े। और हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं और जो उसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे भी यही करना चाहते हैं कि अगर आप सरकार बना रहे हैं तो तालमेल इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम वो 5 साल सरकार चले। देखिए, सरकार किसी की भी है, लेकिन विपक्ष जो हिंदुस्तान में विपक्ष है वो हमेशा मजबूत रहना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ही सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि आदमी, चाहे आप इसको तानाशाही कहें चाहे मनमानी कहें, वो आदमी कर लेता है या सरकार कर लेती हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ सरकार का अगर अच्छा तालमेल होगा तो ये देश की संविधान के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी अच्छा होता है। ये जैसे हम काफ़ी समय से सुन रहे थे कि 400 पार इतना कॉन्फिडेंटली बोला जा रहा था कि आम आदमी ये धर्म संकट में था कि ये 400 पार की गिनती की कैलकुलेशन क्या है, क्या कैलकुलेशन इन्होंने देखी, क्या फार्मूला लगाया है कि ये 400 पार हो जाएंगे। और ये 400 पार जो ओवर कॉन्फिडेंट जो हम लोगों को दिख रहा था वो रिजल्ट ने बता दिया। किसी भी पार्टी का अगर कोई मुखिया है तो उसको सबको साथ में लेके चलना होता है, तभी वो मजबूती दिखाई देगी। चाहे वो विपक्ष में कोई बैठा हो वो भी सहमत होगा। तो इसलिए मानना यही कि अब एक ये सबक है कि विपक्ष के साथ बैठे हैं, एनडीए की सरकार बनी है, पुरानी गलतियां रिपीट ना हो, पब्लिक के हित में काम हो, सोच वैसी रखी जाए। काम तो अपने हिसाब से जब भी कोई पॉलिसी ऐसी बनेगी वो ठीक हो ही जाएगा। और इससे अगर हम दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में भी 7 सीटें आई हैं। ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य है कि 7 सीटें आई हैं, लेकिन मार्जिन कम हुआ है। ये मार्जिन जो कम हुआ है इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। पब्लिक आज की बहुत समझदार है। महंगाई के मुद्दे और जो बच्चों के साथ शिक्षा विक्षा सारी चीज़ों की, चाहे इन्होंने यूपी में तो कभी ख्याल में नहीं सोच सकता था कि ये होगा, क्योंकि पब्लिक का असर पड़ा है, इसके लिए वजह से इनकी सीटें भी कम हुई। और विपक्ष मजबूत होगा और होना भी चाहिए, तभी सरकार चले। अगर वन साइड निर्णय लेंगे तो वो फिर कामयाब नहीं होगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कहेंगे कि मेरी 400 सीटें आई या 395 आई या 200 आई, कितनी आई, लेकिन
आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत बोलो। जो आपकी भाषा है, जो आपने भाषणों में बात कर रहे थे विपक्ष पे या किसी पे भी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पब्लिक सब जानती है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। महंगाई कहाँ पहुँची है और कहाँ तक है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी पैदाइश हिंदुस्तान की, हम यहीं के हैं, और हमने जो भाषा का इस्तेमाल अब की बार देखा है ऐसा कभी नहीं देखा। इस चुनाव के अंदर कुछ नतीजे ऐसे आए हैं सामने कि लोगों को सोचना होगा, और ख़ास करके बीजेपी वालों को सोचना होगा। वो देश का प्रधानमंत्री जो पिछली बार 5.5 लाख वोटों से जीता, और उसी यूपी में जिसे ये पीए कह रहे थे वो 1,60,000 वोटों से जीता, जबकि मोदी जी 1,52,000 वोटों से जीते। तो ये सोच इनको भी सोचनी पड़ेगी। पहले तो ये कहा करते थे कि आरएसएस के बिना हम कुछ नहीं, और आज ये कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं। आप देखिए ना कि किस तरीके से चेंज कर देते हैं। कहाँ श्री राम, जय श्री राम, और बिना प्रभु राम के नाम के बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता था। और जब परिणाम आए और बीजेपी मुख्यालय में गए तो वहाँ उन्होंने बोला जय श्री जगन्नाथ जी। तो मतलब परिणाम आते ही भगवान भी, इष्ट देव भी चेंज हो गए। चीज़ को लेकर चले थे जिसकी स्थापना का इन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ा डंका पीटा था कि हम एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, और वहाँ भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और वाकई में जो इस बार आप नेहरू जी से ये तो तुलना करते हैं कि नेहरू जी की बराबरी की, लेकिन क्या कभी नेहरू जी के सिद्धांतों की बराबरी कर पाएंगे? नेहरू जी यदि बहुमत में आए हैं तो तीसरी बार भी 364 सीटें थी, ना कि ये एनडीए के सारे 240 वोटों से 240 सीटों से आप सरकार बना रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं नेहरू जी का। नेहरू जी ने इस देश की स्थापना के अंदर, इस देश की औद्योगिक क्रांति के अंदर, इस देश के जो आज इसरो का जन्म है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश को आज बहुत कुछ दिया। तब तो आप कहते थे नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं, देश का विभाजन किया, और आज आप बराबरी कर रहे हैं नेहरू जी की। देखिए कि जैसे कि एनडीए गठबंधन की 240 सीटें बीजेपी की, 295 एनडीए सरकार की है। देखिए कोई तो स्थिति ऐसी हुई है जो बीजेपी की सीटें पिछली बार इलेक्शन से घटी हैं। पिछले इलेक्शन में 303 सीटें थी बीजेपी की, जो इस बार 240 सीटें हैं। कुछ मंत्रियों ने यूपी में भी संगठन की ओर से भी मंथन किया जा रहा है कि मंत्रियों ने जो कुछ कार्य नहीं किए जो ज़मीनी स्तर पे, उसका कोई घाटा हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एनडीए की सरकार बनने से, अब जैसे हमारे कुछ अभी साथी ने कहा है वैसाखियों की सरकार, लेकिन यहाँ तो 2 वैसाखी हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन बन जाता तो वहाँ तो वैसाखियों की भरमार थी। वहाँ तो 28 पार्टी हैं जो वैसाखी चलती। 32 यहाँ भी है, मैं बता दूं 32 यहाँ भी हैं। लेकिन 32 यहाँ हैं जो मेन समर्थन बना है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है, जिससे पार्टी का पूरा मजबूत स्थिति भी है। देखिए हार का जिम्मेदार बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और मोदी सरकार भी है, और मोदी की पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो सारे जो गुनहगार हैं इसमें। तो ये एनडीए के लिए बिल्कुल सबक लेने का काम है। देखा जाए ये जो अब कहते थे 400 पार, ये 400 पार इनको ओवर कॉन्फिडेंस ले गया। जो इनकी 240 सीटें हैं, ये इनको हर मुद्दों को फोकस करना चाहिए, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं चलना चाहिए। जैसे ये धर्म के हो गया, कुछ भी ले सकते हैं मुद्दे, बट ये एक ही को लेके चलते थे। आगे इनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि सारे मुद्दों को एक समान लेके चले, और पता चल गया कि जनता कितनी जागरूक हो चुकी है। आगे ध्यान रखें। क्या अब ये राजनीति उस मोड़ पर आ गई कि धर्म के मुद्दे से हटकर काम के मुद्दे पर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना कि जो रिज़ल्ट इस बार आए हैं कि और भी जो मुद्दे हैं सिर्फ धर्म को लेकर ना चलें, और भी जैसे एजुकेशन हो गई, जॉब्स के हो गए, इनको मुद्दों को भी लेके आगे चलना पड़ेगा। अब ये जो इनके धर्म थे सारे, राम मंदिर था, जैसे राम मंदिर यूपी में अब इनकी सरकार बिल्कुल गिर चुकी है, तो इसलिए सारे मुद्दों को फोकस करके चलें। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ हो, जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है ना, तो मैं तो हमेशा टूटती है। कभी भी इंसान को मैं नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट तो टूटा ही है, 100% टूटा है, ऐसी बात नहीं है। जो इन्होंने सोच रखा था कि इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, तो ये किस छोटी से कह रहे थे कि हमारा इतना आएगा, वो तो कुछ भी नहीं आया ना। अब जो इनकी उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद से भी कम जो है इनके पास जो आया है
जिसकी वजह से विपक्ष को भी ज़्यादा पावर मिली है, और वो भी एक अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष पावरफुल होगा तो वो भी, ये लोग भी सोच समझ के काम करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, ताकि पब्लिक का भी भला आगे से हो सके जाके। मेन मकसद ये है कि पब्लिक का भला होता ही नहीं है, बस ये अपने अपने में चलते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से जाके। देखिए जी, बात ऐसी है, बीजेपी जो बोल रही थी 400 पार, जब उन्होंने संघ का विरोध किया, संघ को अलग कर दिया, तो हार तो निश्चित हो गई उनकी, कि उनको खड़ा करने वाले ही संघ वाले थे। जब उन्होंने संघ का साथ छोड़ा तो फेल हो गए। और आप ये देख लीजिए, यूपी के अंदर अयोध्या में अयोध्या बनाया भगवान राम, राम के नाम पर इन्होंने मुद्दा उठाया, इतना मुद्दा उठाया, इतना मुद्दा उठाया, राम ने फेल कर दिया। क्यों? जो वहाँ पर गरीब लोग वहाँ रहते थे, जिनके मकान तोड़ दिए, उनको मुआवजा तक नहीं दिया। हार तो निश्चित किया ना। आप ये सोच लीजिए, 900 लोगों को 900 से गुना कर दीजिए, हार निश्चित है जी। आपने उनका फ़ायदा कहाँ सोचा? अपने लोगों को वहाँ बिल्डिंगें बनवा दी, रेस्टोरेंट बनवा दिए, होटल बनवा दिए। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी आज भी भीख मांग रहा है, वो कहाँ जाए? भगवान राम ने ये थोड़ी ना कहा मेरा मंदिर बनाओ, इन गरीबों को उजाड़ दो। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी जहां 240 पे रह गई, वहीं इंडिया गठबंधन 234 के आसपास पहुंची। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर क्या बीजेपी का जो घमंड था वो टूटना सही है या नहीं, इस मुद्दे को लेकर हम पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए। हमने अलग अलग इलाकों से लोगों की राय जानी। लोगों का कहना था कि बीजेपी का जो घमंड था, बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, वह टूटना जरूरी था, क्योंकि लगातार 2 बार बहुमत की सरकार लाने के बाद बीजेपी ने मनमानी करी, अपने काम पर वोट ना मांगकर धर्म के नाम पर वोट मांगे। खासकर जनता का ये कहना था कि धर्म की राजनीति इस बार जनता ने सरा से नकार दी है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।